से हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। जुमे का रोज है, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, लेकिन इंतखाबात का भी जरूर उस पर असर पड़ेगा। 100 इंडेक्स में जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो चुके हैं और बड़ी खबर ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबार का आखिरी दिन कहलाता है जुमे का रोज, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है ना। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल थे वो बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं ये स्टेट में फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है इसी वजह से कि वहाँ यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही। टेररिज्म पीक पे है। हर दिन कोई ना कोई धमाका हो रहा है। क्यों के करीब जॉब्स वहाँ पे देने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि अब से पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे। क्या अब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी? डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पे 10 सालों से एक वजीर आजम जिनका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 3 स्टेट में से इलेक्शन हुए, 2 में फिर वो जीत गए, तीसरी बारी भी उनकी पक्की है। तो वहाँ पर देखे 10 सालों से एक ही वजीर आजम है और हमने देखे हर 5 साल में 3 वजीर आजम लेके आते हैं। एक निगरान होता है, एक को हम निकाल लेते हैं और दूसरा कुछ टाइम के लिए आता है। देखिए इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है जिसमें अरब कंट्रीज हैं, जिसमें मुस्लिम अरब कंट्रीज, यूएई, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है कि उन्होंने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हमने बात की, लेकिन इस वक्त जो खबर आपके सामने मैं इंसाफ की बात करती है, हक की बात करती है तो कहा जाता है महरंग बलोच रॉ की एजेंट है, वो इंडिया के लिए काम करती है। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत में स्विट्जरलैंड ने $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रपोजल रखा है। जी हाँ, ये एक एग्रीमेंट था जो कि 2008 से रनिंग था, लेकिन अब जाके ये फाइनल हुआ है। और इस डील में EFTA जो कि यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम स्विट्जरलैंड का है। इसने फाइनलाइज किया है कि जो है $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जाएगा। और इसी के साथ 1 मिलियन नौकरी का भी प्रपोजल है, जिसमें कि लोगों को जॉब प्रोवाइड की जाएगी यूरोप के द्वारा। जी हाँ, इसी के साथ साथ जो भी ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इंडिया से यूरोप की तरफ, उस पर भी कुछ जो टैक्सेस होते हैं जो बहुत हाई लेवल के होते हैं उसको कम किया जाएगा। तो ये जो है डील 8 की है, 2008 की, अब जाके फाइनलाइज हुई है। और इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने भी 1800 करोड़ की डील फाइनल की है, जिसमें कि एक्सपोर्ट करेगा वो 155 mm आर्टिलरी सेल को। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है कि भारत रोज नए डील कर रहा है, नए प्रपोजल दे रहा है वर्ल्ड वाइड। अभी आपको पता ही है कि सऊदीया ने भी बहुत ही ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इसी के साथ अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से सारे ही कंट्री जो है इंटरेस्टेड है इंडिया में। तो आप चलिए इस पे जा रही है इंडिया में स्विट्जरलैंड की तरफ से। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पॉसिबल है या नहीं? इसका इस तरह से है कि आपके फर्ज करें इलेक्शन हो गए, आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है, आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा। तो जब ये तमाम चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इन चीज़ों का रिजॉल्व इस तरह होगा कि जब आप एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है, वो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग करती है, जिससे आपके एनर्जी और आप मुख्तलिफ सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पिछले दौर में देखा टेक्सटाइल सेक्टर को हमने सपोर्ट किया। वो किस तरह किया? उनके प्राइस कंपेटिटिव बनाई इंटरनेशनल लिहाज से, जिसमें आपने देखा। जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। आपने बोला लास्ट हमने पिछले दौर में टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से बंद होकर बांग्लादेश जा रही है। हमने कैसा देखिए, इन्वेस्टर को तो जहाँ से पैसा मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर उसकी वो कम्पीट ही नहीं कर सकता, आपने कोटेशंस भेजनी है बाहर और दुनिया से लोग उन्हें उस पर कोट करना है, तो आप कंपेटिटिव ही नहीं होंगे, आपके रेट से उसके मुताबिक नहीं हो सकते। आपको तो एनर्जी उस तरह अवेलेबल नहीं है, आपके मशीन्स उस तरह नहीं है,
नंबर पे जो मेन बात इन्होंने की है जिससे मैं थोड़ा सा शॉक हूँ कि वर्क फोर्स लेबर जब तक किसी भी कंट्री में नहीं होगी, हालांकि पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे शायद उस तरीके से स्किल लेबर नहीं मौजूद है जो कि हमें इंडिया में या बांग्लादेश में देखने को मिलती है। स्किल लेबर जो है ना वो डेवलप की जाती है किसी भी सेक्टर के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल आपको पहले प्लानिंग होती है आपके पास कि हमने कितने इंजीनियर पैदा करने, कितने टेक्नीशियन पैदा करने, कितने लेबर पैदा करने, और जो इंजीनियर, जो टेक्नीशियन, जो लेबर पैदा हो उसे पाकिस्तान में रखना भी है। ये ना हो कि वो ब्रेन ड्रेन हो रही है सारे पाकिस्तान से बाहर। बिल्कुल नहीं, ब्रेन ड्रेन देखें, ब्रेन ड्रेन जो है वो थोड़ी एक्सपोनेंशियल हुई है इस दफा हमारे मुल्क में, लेकिन हर मुल्क में होती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाते हैं लोग, लेकिन स्टिल आपके पास ऐसी वर्क। और ये पाकिस्तान का अपना ही बनाया हुआ लॉ है कि जिस कह लें कि आप खित्ते से जो चीज निकलेगी पहले उस खित्ते के लोगों को मिलेगी, बाकी बाद के सूबों को मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि बलोचियों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, लेकिन आज हर पंजाबी के घर में गैस है, आज हर पंजाबी के घर में चूल्हा जल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये लोग कहते हैं कि जी बलोचियों के साथ कुछ नहीं हो रहा, हम जो कहते हैं, हम जो बताते हैं वो सब झूठ है। अब जैसे ही महरंग बलोच जो है वो वापस गई तो बलोचिस्तान की जानिब से हमारी पाक आर्मी पर भी अटैक हुए। और आज अगर बात करें तो बलोचिस्तान में एक आज़ादी की तहरीक चल रही है। मतलब जो वही आपकी बात है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है या कुछ बोलता है तो उनको एजेंट कहा जाता है। अगर महरंग बलोच ने आवाज़ उठाई, अगर उसको एजेंट बनना था वो बलोचिस्तान में रह के बहुत कुछ कर सकती थी। वो पंजाब में आप लोगों के पास भीख मांगने नहीं आती या इंसाफ मांगने ना आती। महरंग बलोच इंसाफ की बात करती है, हक की बात करती है तो कहा जाता है महरंग बलोच रॉ की एजेंट है, वो इंडिया के लिए काम करती है। तो वही तो बात है ना, अगर वो उनकी एजेंट होती ना वो तुम लोगों के पास कभी ना आती, ना तुम लोगों के पास बैठती इतने खवातीन और बच्चों को लेकर। वो फिर उधर ही बैठ के बहुत कुछ यूं चुटकियों में कर सकते थे। तो ये तो बस बलोचों के अभी बेसिक मसाइल क्या है जो आपको लगता है कि फौरी तौर पर हल होने चाहिए? क्योंकि अगर अभी तो खैर आज इलेक्शन थे, तमाम मामला खत्म हो गए, तो अभी तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसे आप कह लें कि निगरान प्राइम मिनिस्टर, वो भी बलोचिस्तान के थे, फिर भी वो बलोचियों की आवाज क्यों नहीं बन सके? अब मैं क्या बोलूं इसमें? मैं कुछ बोलूंगी मुझे लगता है कि मैं शायद हॉस्टल भी ना पहुंच सकूं। आप बोले, आपको हमारा प्लेटफॉर्म इसकी मेरा ख्याल है गारंटी तो नहीं देता कि आप महफूज रहेंगी नहीं रहेंगी। यहाँ पे गारंटी किसी चीज की नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, बट वो कहते हैं ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है। तो सब लोगों को बहुत सारी चीजें पता है और काफी लोग बोलते हैं, तो मेरे बोलने से आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा, कि मैं कुछ बोलूंगी और वो वाकई में वो बदलेगा और वो चीज होगा। जब एक लोग चीखे कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, जलसों में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता एक छोटे से इंटरव्यू में अगर मैं बोलूंगी, और ना मेरी बोलने की जरूरत है कि वहाँ पे किन किन चीजों की जरूरत है। हम इस पे तरजीह दे ही नहीं रहे। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पे 10 सालों से एक वजीर आजम जिनका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 3 स्टेट में से इलेक्शन हुए, 2 में फिर वो जीत गए, तीसरी बारी भी उनकी पक्की है। तो वहाँ पर देखे 10 सालों से एक ही वजीर आजम है, और हमने देखे हर 5 साल में 3 वजीर आजम लेके आते हैं। एक निगरान होता है, एक को हम निकाल लेते हैं और दूसरा कुछ टाइम के लिए आता है। बेसिकली तो रीज़न इज़ दैट के उसमें ना इंडिया में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पाई जाती है। अच्छा, ठीक है। और इंडिया में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, ज़ाहिर है 100 करोड़ से ज़्यादा है। जी जी। हाँ। तो जो मोदी सरकार है वो लास्ट जो ईयर उसका होता है वो ऐसा स्टेप ले लेता है जो हिंदुओं को बूस्ट अप कर देता है और वो अपनी मेजॉरिटी में आ जाता है। जबरदस्त, हाँ बिल्कुल। जैसा कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, ये 2022 में जो एक कंसेंसस